बारिश में गरीब बहू की रसोई। दोपहर का वक्त है पर तनिक भी धूप नहीं है। लगता है बारिश का मौसम आने वाला है। लगता है आज ही मौसम की पहली बारिश होगी। मैं और राधे पहली बारिश नहाएंगे। आप लोग मना मत कीजिएगा। नहीं नंजी, अभी बारिश नहीं होगी। अभी बस कुछ दिनों तक काले बादल घेरेंगे, बिजली कड़केगी, हल्की फुल्की बूंदाबांदी होगी। पर बारिश तो करीब हफ्ते 10 दिन बाद ही होगी। बारिश की शुरुआत से पहले थोड़े काले बादल, आंधी तूफान, बिजली कड़कना ये सब ना हो तब पता कैसे चलेगा कि बारिश आ रही है हमें परेशान करने। हाँ, भाग्यवान, इस साल हम गरीबों की बहू परेशान नहीं होगी। सोनाक्षी बहू, साल भर हर मौसम की मार झेल कर बारिश में अपनी रसोई बनवाने के लिए तुमने जो पैसे इकट्ठे किए हैं, शायद अब वक्त आ गया है कि उन पैसों से बारिश में तुम्हारी एक अच्छी सी रसोई बनवाई जाए। सिर्फ हम ही जानते हैं कि सोनाक्षी ने बारिश में रसोई बनवाने के लिए पैसे कैसे जुटाए हैं, वो भी मुझ जैसे पिट्ठू का काम करने वाले की छोटी सी कमाई से। मुझे आज भी याद है वो दिन जब ठंडियों के मौसम में सर्दियों की शाम में सोनाक्षी अपनी ससुराल में सभी के साथ थर थर कांप रही होती है। पुआल की छत वाली घर की टूटी दरवाजे खिड़कियों से बर्फ जैसी ठंडी हवा आ रही होती है। मम्मी ठंड लग रही है। मम्मी, बहू आग जला, इस सर्दी में तो हमारी कुल्ती जम जाएगी। आप सभी लोग परेशान मत होइए, मैं कहीं से गर्म कपड़ों की व्यवस्था करके आता हूँ। कहाँ जा रहे हो आप? कहाँ मिलेंगे आपको गर्म कपड़े? मुझे नहीं पता, पर कुछ तो करना पड़ेगा। सुशांत, मैं जंगल से थोड़ी लकड़ियाँ लेकर आई थी, लकड़ियाँ जला देती हूँ। आप सभी को तुरंत राहत मिलेगी और मुझे बस आज रात का समय दीजिए, मैं आप लोगों के लिए गर्म कपड़े तैयार कर दूंगी। भाभी, आप गर्म कपड़े कैसे तैयार कीजिएगा? आपके पास तो ऊन कहाँ है? ऊन नहीं है तो क्या हुआ, मेरी कुछ साड़ियाँ हैं, मैं उन्हें पत्ती पत्ती ऊन की तरह काट कर आप लोगों के लिए टोपी, मफलर और गर्म कपड़े बना दूंगी। फिर कुछ पैसे जोड़कर हम बाजार से अच्छे गर्म कपड़े भी खरीद लेंगे। सोनाक्षी लोहे की कड़ाही में कुछ लकड़ियां जलाती है। पूरा परिवार आग को घेर कर बैठ जाता है। सोनाक्षी अपनी पुरानी साड़ी के पतले पतले टुकड़े करके आपस में बुनती है और सारी रात टोपी और मफलर बनाते हुए बिता देती है। सुबह तक सोनाक्षी सभी के लिए टोपी, मफलर और एक स्वेटर भी तैयार कर लेती है। बहू, मुझे याद है कि किस तरह रात भर में तूने हम सभी के लिए गर्म कपड़े तैयार किए थे। तेरी उंगलियों में कितनी बाहर सुई चुभी थी और 2 दिनों तक तेरी आंखों में भी दर्द था। और आप लोगों को याद है भाभी गर्मियों में पैसे कैसे बचाती थी? गर्मियों की भीषण धूप और आग उगलते राधे के लिए सोनाक्षी मिट्टी के चूल्हे पर खाना बना रही होती है। हे राधे देवता, इस गरीब पर थोड़ी रहम करो। कुछ देर के लिए बस शांत हो जाओ। एक बार अपनी रसोई में अपने ससुराल वालों के लिए खाना बना दो, फिर दोबारा अपने प्रचंड रूप में आ जाना। ऐसे में खाना नहीं बना पा रही हूँ मैं। भगवान से प्रार्थना करती हुई सोनाक्षी किसी तरह घर के बाहर अपनी रसोई में खाना बनाती है। पसीने से भीगी सोनाक्षी अपने ससुराल में आती है। प्रियंका बेटी, जल्दी पंखा चालू कर और बहू के लिए थोड़ा नींबू पानी बना दे। देख बहू की क्या हालत हो गई है रसोई में। नहीं नहीं प्रीत, रहने दो, पंखा मत चालू करो। मैं हाथ वाले पंखे से काम चला लूंगी और नींबू पानी की जरूरत नहीं है। थोड़े थोड़े पैसे बचाऊंगी, तभी ना बरसात में अपने ससुराल में रसोई बनवा पाऊंगी। सुशांत बेटा, अब और देर मत कर। कल ही किसी अच्छे ठेकेदार को लाकर हमारी बहू की रसोई बनवा दे। हाँ, बहू ने हमें तकलीफ ना हो इसलिए खुद ठंड और गर्मी बर्दाश्त करते हुए घर के बाहर बैठकर रसोई बनाई है। पर बारिश में बहू को रसोई बनाने में बड़ी परेशानी होती है। अब उसकी एक अच्छी सी रसोई बनवा दे। हल्के सुहाने मौसम में पूरा परिवार घर के दरवाजे पर बैठ जाता है। वहीं सोनाक्षी घर के बाहर मिट्टी का चूल्हा जलाकर खाना बनाती है। ऐसे ही आज का दिन बीतता है। अगले दिन सुशांत लेबर चौक पर आया होता है, जहां ठेकेदार धनंजय भी होता है। किस ठेकेदार से बात करूं? यहाँ तो इतने सारे लेबर हैं, इतने सारे ठेकेदार हैं, मुझे तो कुछ नॉलेज ही नहीं है इन सब के बारे में। क्या हुआ भैया, कब से देख रहा हूँ यहाँ वहां नजरें घुमा रहे हो, सिर खुजला रहे हो। आप ठेकेदार हैं का? मुझे अपनी बीवी के लिए एक रसोई बनवानी है। हाँ भैया, मैं ठेकेदार हूँ, चलो बनवा दूंगा तुम्हारी बीवी की रसोई, चलो चलो। सुशांत धनंजय को लेकर अपने घर के बाहर आता है। पूरा परिवार बाहर निकलता है। वहीं अपने घरों के बाहर से कुछ पड़ोसने भी ताका झाकी करने आ जाती हैं। ठेकेदार साहब, यही घर से सटकर इतनी जगह में रसोई बनानी है और दरवाजा घर के अंदर की तरफ रखेगा। कितना बजट है आप लोगों का? मेरी पत्नी ने पेट काट काट कर 1-1 रुपया जोड़कर 25,000 रुपया इकट्ठा किया है। इतने में तो रसोई बन ही जाएगी।
बेचारी अपनी रसोई बनाने में बहुत परेशान होती थी। चलो अब इसकी भी रसोई बन जाएगी, फिर ये भी अपने ससुराल वालों के साथ अच्छे से खाना बना पाएगी। अरे पर इसका पति तो पल्लेदारी का काम करता है ना, इसके पास 25,000 रुपये कहाँ से आए? मुझे तो लग रहा है कहीं लॉटरी वॉटरी तो नहीं लगी, या कहीं फिर चोरी चकारी तो नहीं की है इतने पैसे जुटाने के लिए। मुश्किल है। अब 25,000 में तो आजकल के जमाने में रसोई कहाँ बनती है। आज के जमाने में 25,000 मतलब आंधी में धूल के बराबर है भाई साहब। ठेकेदार जी ऐसा मत कहिए, जिन 25,000 को आप धूल बराबर कह रहे हैं उस धूल को हमने 1 साल में इकट्ठा किया है। चलिए आप लोगों की स्थिति देखकर मैं 25,000 के अंदर ही काम खत्म करने की कोशिश करूंगा। अब मुझे आप पैसे दे दीजिए ताकि मैं बालू, मटेरियल, लेबर और दूसरी चीजों का इंतजाम कर लूं। 2 दिन बाद आकर आपका काम शुरू कर दूंगा और 4-5 दिनों में काम खत्म करवा दूंगा। सोनाक्षी अपने ससुराल के अंदर आती है और एक टिफिन से 10, 20, 50 और 100 रुपए के सारे नोट लाकर 25,000 रुपए धनंजय को दे देती। धनंजय पैसे लेकर चला जाता है और सोनाक्षी अपने ससुराल वालों के साथ अपने ससुराल में चली आती है। ऐसे ही 2 दिन बीतते हैं। काले आसमान में बिजलियां कड़क रही होती हैं। पापा मम्मी, आप लोग हमारे घर में रसोई बनवाने वाले थे ना, रसोई बननी कब शुरू होगी? हाँ सुशांत बेटा, उस ठेकेदार ने कहा था 2 दिन में आएगा, आज तो पूरे 2 दिन हो गए हैं, आया नहीं वो। सुशांत जल्दी जाओ और उसे बुलाकर लाओ, वरना बारिश से पहले रसोई नहीं बन पाएगी। सुशांत और सोनाक्षी लेबर चौक पर आते हैं और धनंजय के बारे में पता करते हुए 3 घंटे यहाँ वहाँ भटक कर एक मोहल्ले में धनंजय के घर के नीचे खड़े होकर आवाज देने लगते हैं। आवाज सुनकर दूसरे पड़ोसी अपनी बालकनी में आ जाते हैं। हे भगवान, ये कैसा ठेकेदार है, कब से आवाज दिए जा रहे हैं सुनता ही नहीं। धनंजय जी बाहर आइए, कहाँ हैं आप? अरे भैया क्यों चिल्ला चिल्ला कर गला खराब कर रहे हो हैं? जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो यहाँ नहीं है। अरे भैया यहाँ नहीं है तो कहाँ गया? एक तो पता नहीं कैसा ठेकेदार है, कोई लेबर इसके बारे में जानती ही नहीं है। 3 घंटे लग गए इसका घर ढूंढने में। लगता है तुम लोग पहली बार घर बनवा रहे हो। वो शहर में बिल्कुल नया आया था और वो कोई ठेकेदार नहीं है, वो ठग है ठग। 420 फ्रॉड, मेरे घर का किराया भी नहीं दिया और घर की कीमती चीजें लेकर भी भाग गया। और तुम्हारे जैसे न जाने और कितनों के पैसे ठेकेदार, बैंकर, इन्वेस्टर बनकर लेकर भागा है। फ्रॉड है वो, फ्रॉड। क्या वो मेरी रसोई के पैसे लेकर भाग गया? सुशांत अब हम क्या करेंगे? अब मैं अपनी रसोई कैसे बनाऊंगी? सुशांत सोनाक्षी को संभालता है और सोनाक्षी को वापस अपने घर की तरफ लेकर आता है। खिड़कियों से सोनाक्षी को रोता देख अपने पक्के मकानों से सभी पड़ोसने बाहर निकल आती हैं। अरे तुम लोग रो क्यों रहे हो? तुम लोग तो बड़े खुश थे कि तुम्हारी रसोई बनने वाली है। जिस ठेकेदार को हमने पैसे दिए थे वो ठेकेदार हमारे पैसे लेकर भाग गया। अब हमारी रसोई नहीं बनेगी। क्या वो कल मुहा करम जला मेरी बहू की रसोई के पैसे लेकर भाग गया? कीड़े पड़े उसे। शारदा, तुम क्यों अपनी जबान गंदी कर रही हो? ठग के पैसे कोर्ट, अस्पताल या पुलिस स्टेशन में ही जाते हैं, हजम नहीं कर पाएगा वो हमारी बहू की रसोई के पैसे। मैंने कहा था ना, इन्होंने कहीं चोरी चकारी की होगी। जिसके पैसे थे वो पैसे लेकर चला गया और अब ये कहानियां बना रहे हैं, वरना इन गरीबों के पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? सोनाक्षी और उसके ससुराल वाले शकुंतला की बात का कोई जवाब ना देकर सभी एक दूसरे को सहानुभूति देने लगते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं। सभी अपने मन को मना लेते हैं और आज सुहाने मौसम में सोनाक्षी घर के बाहर मिट्टी के चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ाकर सब्जी बना रही होती है और साथ में आटा गूंद रही होती है। ला 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 ला। आज सबके लिए बढ़िया सा खाना बनाऊंगी, सब पेट भर के खाना खाएंगे, क्योंकि आज शशांक की 250 रुपए की कमाई जो हुई है। बेचारे बहुत थक गए होंगे। कोई आसान काम थोड़ी ना, पीठ पर सवारी बिठाकर पहाड़ चढ़ना और फिर संभल कर उबड़ खाबड़ चट्टानों वाले पहाड़ से उतरना। सोनाक्षी खाना बना रही होती है, तभी अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। चूल्हे पर रखी कढ़ाई और आटे के बर्तन में पानी भरने लगता है। हे भगवान, मैं तो भूल ही गई थी कि बारिश का मौसम है। आसमान पर ध्यान ही नहीं दिया, आटा, सब्जी, चूल्हा सब गीला हो गया। सोनाक्षी तुरंत आटे का बर्तन और गर्म कढ़ाई घर में लेकर आती है। साथ में बाहर रखे बर्तन, मसाले, लकड़ियां, गोबर के कंडे घर में ले आती है। सब पूरी तरह भीग चुके होते हैं। आटे का घोल बन चुका होता है। भाभी, अब तो पूरी तरह से भीग गई है और ये सब्जी और आटे में तो पूरा पानी भर गया है। अब क्या करेंगे? अब क्या करूं? इसे फेंक भी नहीं सकते, वरना आज भूखा ही रहना पड़ेगा। ऐसा करती हूँ, इसी में थोड़ी चीनी डाल देती हूँ और तवे पर डोसे की तरह सेक दूंगी। मीठी रोटी जैसी कुछ बन जाएगी और कढ़ाई में ऊपर से पानी निकाल कर सब्जी को थोड़ा अच्छे से पका लेती हूँ। रात में चावल बना लूंगी, इसके साथ खा लेंगे।
ये सब उस धोखेबाज ठेकेदार की वजह से हो रहा है। अगर उसने मेरी बहू की रसोई के पैसे लेकर नहीं भागे होते तो आज मेरी बहू रसोई में खाना बनाकर मौसम की पहली बारिश में भीगने का मजा ले रही होती। मम्मी जी, आप लोग बार बार उसके बारे में याद मत किया करिए। जो हो गया सो हो गया। आप लोग बैठिए, मैं थोड़ी देर में खाना परोसती हूँ। सोनाक्षी घर के कोने में अपनी रसोई जमाती है और घर के अंदर रखी कुछ सूखी लकड़ियों से चूल्हा जलाकर तवे पर आटे के घोल में चीनी मिलाकर उसे सेक लेती है। फिर सोनाक्षी पूरे परिवार को गर्मा गर्म मीठी रोटियां परोसती है। अच्छा हो मम्मी, बारिश में आटा गीला हो गया, वरना मुझे तो ये कभी मीठी रोटी खाने को ही नहीं मिलती। आप कभी कभी ऐसी रोटी भी बनाया करो। नीलम, तुमने तो उल्टा ही कर दिया। लोग आटा गूंथ कर उसकी रोटियां बनाते हैं, तुमने तो गीले आटे से रोटी बना दी, वो भी इतनी स्वादिष्ट। भाभी मुझे एक और देना। अब और नहीं है, भले ही स्वादिष्ट है पर इसमें ज्यादा पानी मिला हुआ है और ये रोटी की तरह पेट भरने जैसी नहीं है, इसलिए हम इसे नहीं बना सकते। इस अचानक आई बारिश की वजह से हमें भूखा ही रहना पड़ेगा। पूरा परिवार आधा पेट खाना खाकर दिन गुजारता है। ऐसे ही एक दोपहर तेज बारिश की वजह से सोनाक्षी घर में ही चूल्हा जलाती है। चूल्हे से निकल रहे धुएं की वजह से सभी की आंखें जल रही होती हैं। मम्मी, मेरी आंखों में धुआं लग रहा है, कब तक ये धुआं बर्दाश्त करना पड़ेगा? बेटा, तेरी तो सिर्फ आंखों में धुआं लग रहा है, दादा दादी को तो सांस लेने में दिक्कत हो रही है। थोड़ी देर रुक जा, बस अभी खाना बन जाएगा। बहू, जरा चूल्हे की आंच बढ़ाकर जल्दी खाना बना ले, इससे ज्यादा बर्दाश्त अब नहीं होता। हम बाहर ही चले जाते हैं, पर बाहर बारिश बहुत तेज हो रही है। धुएं की वजह से मनीष और मीनाक्षी को सांस लेने में तकलीफ होते देख सोनाक्षी तुरंत पास पड़ी एक गीली लकड़ी सूखी समझकर चूल्हे में डाल देती है, जिससे काला धुआं पूरे घर में भरने लगता है। अरे भाभी, ये क्या किया आपने? जल्दी चूल्हा बुझाइए, इस काले धुएं में मम्मी पापा जरा भी सांस नहीं ले पाएंगे। अरे बहू, अब सांस नहीं। सोनाक्षी तुरंत चूल्हे को पानी से बुझाती है। मनीष मीनाक्षी के पास आती है। माफ कीजिएगा मम्मी पापा जी, मुझे नहीं पता था कि सूखी लकड़ियों के बीच एक गीली लकड़ी भी है। जल्दी अपने इनहेलर लीजिए। बहू, इनहेलर नहीं है, खत्म हो गई है। क्या आप लोगों की इनहेलर खत्म हो गई है? हे भगवान, सुशांत भी नहीं है, पैसे भी नहीं है, मैं कुछ करती हूँ। सोनाक्षी इनहेलर की खाली डिब्बी लेकर बारिश में भीगते हुए मेडिकल स्टोर पहुंचती है। भैया, जरा ही इनहेलर दे देना। दीदी, 450 रुपए हुए इसके। भैया, पैसे तो नहीं अभी, आप इनहेलर दे दीजिए, पैसे मैं आपको बाद में दे दूंगी। दीदी, मैं इस दुकान का मालिक नहीं हूँ, मैं यहाँ काम करता हूँ। 450 रुपए की दवाई आपको उधार नहीं दे सकता। भैया, मेरे गले की चेन रख लो और ये दवाई दे दो। नहीं नहीं दीदी, आप दवाई ले जाइए, पैसे मैं अपनी तरफ से भर दूंगा, आप ले जाइए। धन्यवाद भैया, मैं तुम्हें इसके पैसे जरूर दे दूंगी। इनहेलर लेकर बारिश में भीगते हुए सोनाक्षी अपने घर पहुंचती है और तुरंत मनीष और मीनाक्षी को इनहेलर देती है, जिससे दोनों को राहत मिलती है। मैं अब कभी भी इस घर में चूल्हा नहीं जलाऊंगी। तो बहू, तू बारिश में रसोई में कैसे खाना बनाएगी वो पता नहीं। सोनाक्षी सुशांत से मिलने घर से निकलती है। सब्जी मंडी में सोनाक्षी की नजर कुछ ठेले वालों पर पड़ती है, जिन्होंने अपने ठेलों को पन्नी से ढक रखा होता है। पन्नी? हाँ, मैं एक पन्नी से अपने घर के बाहर एक टेंट वाली रसोई बनाऊंगी, फिर मेरे ससुराल में किसी को परेशानी नहीं होगी। सोनाक्षी शहर से बाहर एक मशहूर पहाड़ के नीचे पिट्ठू बन सवारी का इंतजार कर रहे सुशांत के पास आती है और सारी कहानी बताती है। पर नीलम, हमारे पास पन्नी खरीदने जितने पैसे कहाँ हैं? उसकी चिंता तुम मत करो, अपनी रसोई बनाने के लिए पन्नी का जुगाड़ मैं खुद कर लूंगी। मैं भी पिट्ठू सवारी उठाऊंगी। तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हारे हाथ पांव घुटने कंधे कमर सब दर्द करने लगेंगे। अपने ससुराल वालों के लिए मैं कोई भी दर्द झेलने को तैयार हूँ। इतना कहकर सोनाक्षी पास रखा पिट्ठू अपने कंधे पर बांध लेती है। बेटी, तुम भी पिट्ठू सवारी उठा रही हो? हाँ हाँ दादी, बैठिए, आपको जो देना होगा दे दीजिएगा। सोनाक्षी गंगा देवी को पिट्ठू पर बैठाकर पहाड़ चढ़ना शुरू करती है। ठोकरों से सोनाक्षी के पैरों के नाखून टूटने लगते हैं। किसी तरह सोनाक्षी गंगा देवी को पहाड़ की चोटी तक पहुंचाती है और वापस भी लेकर आती है, जिससे सोनाक्षी के कंधों और घुटनों में असहनीय दर्द होने लगता है। फिर भी सोनाक्षी हार नहीं मानती। सोनाक्षी बाजार से पन्नी खरीदती है और 2 डंडों में बांधकर अपने घर के बाहर टेंट जैसी रसोई बना लेती है। वो देखो, बढ़िया आई थी अपनी रसोई बनाने वाली, तंबू बनाकर बैठ गई है बारिश में। आज मैंने पन्नी से रसोई बनाई है तो कल मैं अपनी अच्छी रसोई भी जरूर बनाऊंगी, हार नहीं मानूंगी।
सोनाक्षी अपने पन्नी वाली रसोई में खाना बनाना शुरू करती है। थोड़ी देर में पन्नी के ऊपर पानी जमने लगता। चूल्हे की आग से पन्नी पिघलने लगती है और पन्नी फटकर सारा पानी सोनाक्षी और रसोई के ऊपर गिर जाता है, जिससे सारा राशन पानी में बह जाता है। दरवाजे पर हलचल की आवाज सुनकर पूरा परिवार बाहर आ जाता है। हे भगवान, तू क्या मेरे ससुराल वालों को भूखा मार देना चाहता है? तो क्यों नहीं मेरी रसोई बनने देता? बढ़िया आई थी अपनी रसोई बनाने, चूल्हा ही नहीं बचा, गलकर मिट्टी बन गया। अब बनाओ अपनी रसोई। अम्मी तुम रो मत, मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ बहू, हमें भी भूख नहीं लगी है, तू घर के अंदर आ, घबरा मत। बारिश में सारा राशन बह जाने की वजह से पूरा परिवार भूखा सोता है। जाग रही सोनाक्षी सभी को अपना पेट पकड़े हुए देखती है। वहीं सुशांत के पैरों में हुए छाले और बदन दर्द की वजह से सुशांत बार बार करवटें बदल रहा होता है। रात गुजरती है। अगली सुबह पूरा परिवार बाहर आता है, जहां सोनाक्षी ने ढेर सारे बांस इकट्ठा किए होते हैं। बहू, ये क्या कर रही है तू? तूने इतने सारे बांस क्यों इकट्ठा किए? अब ईंट की सीमेंट ना सही, पन्नी की ना सही, पर मैं बांस और लकड़ियों से अपनी रसोई बनाऊंगी। जंगल से ये बांस बिल्कुल मुफ्त है। मुझे लकड़ियों और बांस से चारदीवारी और छत बनाना भी आता है। सोनाक्षी की खुशी देखकर उसके ससुराल वाले भी सोनाक्षी की रसोई बनाने में मदद करने लगते हैं। सभी जंगल आते हैं, जहां सुशांत कुल्हाड़ी से बड़े बड़े बांस काट रहा होता है। राधे बेली काट रहा होता है। नीलम, प्रीत, मनीष और मीनाक्षी बांस और लकड़ियां लेकर अपने ससुराल के घर पहुंचते हैं, जहां मनीष और मीनाक्षी नींव खोद रहे होते हैं। मम्मी पापा जी, आप टेंशन मत लीजिए, मैं कर लूंगी। नहीं नहीं बेटी, हम भी अपनी बहू की रसोई बनाने में मदद करेंगे। चल शुरुआत कर। नींव हमने खोद दी है, अब चार दीवारी खड़ी करना शुरू करें। नींव में सोनाक्षी पहला बांस गाड़ती है, फिर इसी तरह लाइन से बारी बारी बांस गाड़कर सोनाक्षी सभी बांसों को बेलों से मजबूती से बांधने लगती है। वहीं सुशांत घर की दीवार तोड़कर रसोई के दीवार से मिला देता है और चार दीवारी खड़ी कर सोनाक्षी दीवारों पर बांस, लकड़ियां, बेलों और बड़े बड़े पत्तों से तैयार छत सुशांत की मदद से डालती है और केले के खोखले तने से चिमनी बनाती है। इस तरह बारिश में गरीब बहू की रसोई बनकर तैयार हो जाती है। भाभी लीजिए, बन गई बारिश में आपकी रसोई, जिसकी छत से ना पानी टपकेगा और ना ही जिसकी दीवारें भीगकर खराब होंगी। हमारे छोटे से घर में कोई कमरा नहीं था, अब कम से कम हमारी बहू की एक अलग रसोई तो तैयार हो गई। सबसे अच्छी बात यह है कि बहू ने घर से ही रसोई में आने का दरवाजा बनवाया है। अब हमें अलग से रसोई की कोई चिंता नहीं है। बहू, अब तेरी रसोई बन गई है तो बारिश में अपनी रसोई में कुछ मजेदार बनाकर खिलाएगी। मम्मी जी, मन तो मेरा भी बहुत है कि मैं कुछ मजेदार बनाकर आप लोगों को खिलाऊं, पर राशन ही नहीं है। पर मेरी रसोई में कभी राशन की कमी ना हो, इसके लिए मैंने कुछ सोचा है। मैं अपनी रसोई में ही सब्जियां उगाऊंगी, क्योंकि मेरी रसोई सीधे ज़मीन पर बनी है, इसलिए यहाँ सब्जियां भी बहुत अच्छी उगेंगी। फिर मैं अपनी सब्जियों के पकौड़े बनाकर आप लोगों को खिलाऊंगी। सोनाक्षी घर और इधर उधर पड़ी पुरानी प्लास्टिक की बोतलों और टायरों में मिट्टी भरकर सब्जियों के बीज लगाती है। साथ ही अपनी रसोई की जमीन पर लकड़ियां गाड़कर कद्दू, शिमला मिर्च, साग और तरह तरह की हरी सब्जियां उगाती है। महीने भर में ही सोनाक्षी की रसोई के चारों तरफ दीवारों और खिड़कियों के आसपास हर तरह की हरी भरी साग सब्जियां उग जाती हैं। पालक, मेथी का साग, लाल साग, परवल, भिंडी, शिमला मिर्च, हर सब्जी है मेरी रसोई में। आज अपने ससुराल वालों के लिए मिक्स वेज बनाऊंगी। सोनाक्षी अपनी रसोई में चूल्हा जलाती है और अपनी रसोई से हर तरह की सब्जियां और साग तोड़कर उन्हें अच्छे से धोती है और वाकई में मिक्स वेज बनाना शुरू करती है, जिसकी खुशबू पूरे घर के साथ आस पड़ोस की बालकनियों में बैठे पड़ोसियों तक पहुंचती है। अरे वाह, क्या महक है! ऐसा लग रहा है जैसे गांव में कोई नई नवेली बहू अपनी पहली रसोई बना रही हो। ये इतनी अच्छी खुशबू इस गरीब की रसोई से कैसे आ सकती है? मैं तो इतनी तरह के मसाले डालती हूँ अपनी सब्जियों में, मेरी सब्जी तो इतनी अच्छी नहीं महकती। फिर इस गरीब ने ऐसी कौन सी सब्जी खरीद ली जो इतनी अच्छी महक रही है? सभी रसोई में आ जाइए, खाना बन गया है। पूरा परिवार रसोई में आकर बैठता है। सुहानी बारिश में सोनाक्षी सभी को गर्मा गर्म रोटियां और मिक्स वेज की सब्जी परोसती है। वाह बहू, बारिश में तुमने क्या रसोई बनाई है, और तुम्हारी रसोई की उगी सब्जियों की बनी ये मिक्स वेज तो अब मेरी फेवरेट सब्जी बन गई है। बहू, आज समझ आया है कि अपनी मेहनत और लगन से बनाई रसोई में अलग ही स्वाद होता है। नीलम, तुम्हारी मेहनत ने इस छोटी सी रसोई को हमारे घर की सबसे बड़ी खुशी में बदल दिया है। भाभी, अब तो हमें बारिश में पकोड़े की कोई कमी नहीं होगी। हर तरह की सब्जी के पकोड़े खा सकते हैं हम। ये सब हम सबकी मेहनत का नतीजा है। मैं अकेले कभी इतनी अच्छी रसोई नहीं बना पाती। अब आप लोग खाना खाइए, बातें मत कीजिए।
सोनाक्षी पूरे ससुराल वालों के साथ अपनी रसोई में पेट भरकर खाना खाती है। खाना खाकर सभी सोनाक्षी की रसोई में ही लेट जाते हैं। एक दिन बीतता है। आए दिन सोनाक्षी की रसोई से उठने वाली खुशबूदार महक से पड़ोसी खुद को रोक नहीं पाते। एक दिन पार्वती एक कटोरी लेकर सोनाक्षी की रसोई की खिड़की पर आती है, जहां सोनाक्षी परवल की सब्जी बना रही होती है। सोनाक्षी बहू, अच्छा तो ये राज है तेरी स्वादिष्ट सब्जियों की महक का। तूने अपनी रसोई में केमिकल फ्री सब्जियां उगाई हैं। हाँ आंटी, वैसे आप मेरी गरीब सी कुटिया में कैसे? बेटी, रोज तेरे स्वादिष्ट सब्जियों की खुशबू हम पड़ोसियों के घर तक आती है। अब रहा नहीं गया तो तुझसे थोड़ी सब्जी लेने चली आई। अपनी जरा थोड़ी सब्जी टेस्ट करवा दे। सोनाक्षी अपनी रसोई से बाहर आती है और पार्वती को अपनी रसोई में लाकर सब्जी चखाती है। पार्वती को देख सुशांत भी रसोई के दरवाजे पर चला आता है। बेटी देख, मैं सीधे सीधे बात करती हूँ। मुझे तेरी रसोई में बना खाना बहुत पसंद आया और मैं रोज अपने बेटे के लिए तेरी रसोई की सब्जी खरीदना चाहती हूँ। अब मेरी उम्र हो गई है और मुझसे रसोई सही से नहीं बनाई जाती। आंटी, आपका बेटा क्या मेरा भाई नहीं लगेगा? अब मैं उसके लिए आपसे सब्जियों के पैसे लूंगी। मैं रोज आपके और भैया के लिए सब्जी बना दिया करूंगी। पैसों की जरूरत नहीं है। बेटी, घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो क्या खाएगा? तू रोज अगर इतनी सब्जी मुझे देगी तो तेरा गरीब ससुराल चलना मुश्किल हो जाएगा। मैं तो कहती हूँ सुशांत बेटा, तू पिट्ठू का काम छोड़ और अब अपनी बीवी की रसोई में ही रोजगार बना ले। ठीक है बेटी, कल मैं आती हूँ, बाकी तू सोच लेना। इतना कहकर पार्वती थोड़ी सब्जी लेकर चली जाती है। नीलम, मुझे पार्वती आंटी की बात बहुत अच्छी लगी, क्योंकि पहाड़ पर आने वाले सभी टूरिस्ट घर का खाना खोजते हैं और पहाड़ पर उन्हें बिस्कुट, चिप्स, कुरकुरे के अलावा और कुछ नहीं मिलता। अगर हम उन्हें तुम्हारी रसोई का स्वादिष्ट लंच या नाश्ता खिलाएं तो वो हमें अच्छे पैसे देंगे। ठीक है, सब्जियों की तो कोई कमी नहीं है मेरी रसोई में। आप बस थोड़ा सा आटा लेकर आइएगा और कुछ सिल्वर फॉइल के डब्बे जिनमें खाना पैक किया जाता है। सुशांत अपने काम पर निकल जाता है और पिट्ठू का काम करके कमाए हुए पैसों से आते वक्त सुशांत थोड़ा सा आटा और कुछ सिल्वर फॉइल के डब्बे लेकर आता है। अगले दिन सोनाक्षी अपनी रसोई में चावल, सब्जियां और पराठे बनाकर उन्हें फॉइल के डब्बों में पैक करती है और झोले में रखकर दोनों पति पत्नी बारिश में घर से निकल सीधा पहाड़ के ऊपर रेस्ट पॉइंट पर पहुंचते हैं। जी, क्या पहाड़ की यही वो जगह है जहाँ टूरिस्ट आराम करने के लिए रुकते हैं? हाँ, यहाँ आधा पहाड़ खत्म होता है। हमें यहीं तुम्हारी रसोई के बने खाने को बेचना है। आओ भाई आओ, गरीब बहू की रसोई के बने स्वादिष्ट खाने को खाओ। पटल चावल भुजिया है, पराठों के साथ मीठी गुजिया है। जल्दी आओ, जल्दी आओ। क्या कहा बहन? घर की रसोई का बना खाना है, जरा एक डिब्बा दे देना। गुजिया भी है क्या? मीठे की तो सबसे ज्यादा जरूरत थी, बहुत थक गया हूँ। लाओ, एक डिब्बा मुझे भी दे दो। अरे वाह, तुम्हारी सब्जी तो बहुत ही स्वादिष्ट है, पर मैं भी अच्छा खाना बनाती हूँ। सब्जियों में ऐसा स्वाद नहीं आता है। क्या कुछ मिलाया है क्या तुमने अपनी सब्जी में? ये गुजिया भी बहुत स्वादिष्ट है और आज ये चावल और पटल की सब्जी भी। ये आपके हाथों का स्वाद है या सच में आप घर की रसोई में कुछ मिलाती हैं? दोनों बात खुद ही कहते हैं। एक बार कहते हैं मेरे हाथों में अच्छा स्वाद है, एक बार कहते हैं कि मैं रसोई में कुछ मिलाती हूँ। दरअसल मेरी पत्नी ने अपनी रसोई में ही इन सब्जियों को उगाया है, क्योंकि केमिकल फ्री और मौसम की सब्जियां हैं, इसलिए सब्जियों में एक अलग ही स्वाद है। और मेरी बीवी तो बासी सब्जियों और खराब राशन से भी स्वादिष्ट सब्जियां और खाना बना देती है, और फिर तो ये सब्जियां बिल्कुल ताजी तोड़ती है और बनाती है। ये तो बहुत अच्छी बात है, पर क्या बारिश के मौसम में इतना स्वादिष्ट खाना खाने के लिए मुझे बार बार पहाड़ चढ़ना पड़ेगा? जी नहीं, इस पूरे शहर में कहीं भी जब भी आपको मेरी पत्नी की रसोई का खाना खाने का मन हो, इस नंबर पर मुझे फोन करके अपना एड्रेस और ऑर्डर बता दीजिएगा। मैं खाना डिलीवर कर दूंगा। पहाड़ घूमने आए दूसरे टूरिस्ट भी दिव्या और भानु को देखकर सोनाक्षी और सुशांत से खाना खरीदने लगते हैं। सुशांत सभी को अपना फोन नंबर दे देता है और अगले ही दिन सुबह से ही सोनाक्षी सुशांत के छोटे से फोन पर खाने के ऑर्डर के फोन आने लगते हैं। जी अच्छा, मैं समझ गई। प्रीति, जरा ऑर्डर लिखना। इतना मैं याद नहीं रख पाऊंगी। 15 रोटी, 2 प्लेट चावल, 2 प्लेट पटल की और 2 बैंगन की सब्जी। प्रीति, जरा एक ऑर्डर और लिखना। गली 14, मुकेश जी, 8 रोटी, 8 प्लेट चावल और 3 प्लेट सब्जियां अलग अलग। बस भैया बस, आप लोग तो ऑर्डर लिए जा रहे हैं। इतना बनाना भी है और फिर पहुंचाना भी है। पैदल पैदल कितना खाना पहुंचाएंगे आप? और भाभी रसोई में कितना खाना बनाएगी? मुझे तो खाना बनाने में बड़ा मजा आता है। चुपचाप रसोई में बैठे रहना है और बारिश के ठंडे मौसम का आनंद लेते हुए खाना बनाना है। इसमें क्या परेशानी होगी? बस सुशांत, आप डिलीवरी करके आते वक्त राशन लेते आइएगा। तेल, मसाले, नमक, हल्दी, समझे ना?
अरे भाई, पहले तुम खाना बनाओ और बनाकर ऐसे पैक करना कि मैं फटाफट दे आऊं। शहर के बाहर तक का ऑर्डर है, थोड़ा समय भी लगेगा मुझे। मैंने सबको कह दिया है कि गर्मा गर्म खाना बन रहा है, 2 घंटे का समय लगेगा। बहू, अब बड़ी भूख लगी है, क्या हमें भी ऑर्डर लिखवाना पड़ेगा? पापा जी, मम्मी जी, आप भी क्या मजाक करने लगे हैं? आप लोगों को ऑर्डर लिखवाने पड़ेंगे क्या? आप लोगों के लिए तो मैंने पहले ही खाना तैयार कर दिया है। प्रीति, जरा पापा मम्मी और राधे को खाना खिला दो और जो ऑर्डर लिखे हैं वो मुझे दे दो। मैं फटाफट खाना बनाना शुरू करती हूँ। सुशांत एक बड़ी परात में आटा लेकर गूंदने बैठ जाता है। वहीं सोनाक्षी लोगों के ऑर्डर के मुताबिक अपनी रसोई से सब्जियां तोड़ती है और मिट्टी के चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ाकर सब्जियां बनाने लगती है। 2 चूल्हे और बना लूंगी, एक पर सब्जी, दूसरे पर रोटी और तीसरे पर चावल। एक साथ बन जाएंगे तो जल्दी ऑर्डर पूरा हो जाएगा। सोनाक्षी, ये आटा गुद गया है, अब रोटियां तो मैं गोल गोल बेल नहीं पाऊंगा, तुम बेलो और सेको, तब तक मैं ये सब्जियां पैक करता हूं। सोनाक्षी और सुशांत मिलकर काम करते हैं और फटाफट सभी के ऑर्डर तैयार करके अच्छे से पैक करते हैं। फिर सुशांत थैले में सभी के ऑर्डर रखकर बारिश में टूटा छाता लेकर डिलीवरी करने निकल जाता है। सोनाक्षी, कांति और कुछ दूसरी पड़ोसनों के घर डिलीवरी करती है। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं। सोनाक्षी की रसोई धीरे धीरे पूरे शहर और पहाड़ घूमने आए टूरिस्टों के बीच मशहूर होने लगती है। ऐसे ही एक दिन सुशांत गंगा देवी के दरवाजे पर डिलीवरी देने पहुंचता है, जहां गंगा देवी फोन लेकर बाहर निकलती हैं। दादी, ये लीजिए आपका ऑर्डर। आपको मेरी पत्नी की रसोई का खाना कैसा लगता है? बेटा, मैं अपने ज़माने में ऐसा ही स्वादिष्ट खाना बनाया करती थी। बिल्कुल देसी स्वाद है तुम्हारी बीवी की रसोई में। अच्छा बताए कितने पैसे हुए? मैं ऑनलाइन करूँगी। ऑनलाइन? दादी, हम ऑनलाइन पैसा नहीं लेते हैं, आप कैश दे दीजिए। क्या ऑनलाइन पैसे नहीं लेते? अरे आजकल ऑनलाइन का ज़माना है। मेरी पेंशन तो सीधे बैंक में आती है, मैं तो ऑनलाइन ही पेमेंट करती हूँ। मेरे पास कैश नहीं है। कोई बात नहीं दादी, आप ये खाना रखिए, जब आपके पास कैश हो आप पैसे दे दीजिएगा। नहीं तो मैं कुछ सोचता हूँ, शायद मुझे भी ऑनलाइन पेमेंट शुरू करना चाहिए। सुशांत घर आता है और सारी बात घर वालों को बताता है। बुद्धू, उस बुढ़िया को ऑनलाइन के बारे में पता है और तू अभी तक ऑनलाइन से अनजान है। क्यों नहीं अपना एक बैंक खाता खुलवाकर ऑनलाइन काम शुरू कर देता? पर मैं बैंक कब जाऊं? सोनाक्षी सारा दिन खाना बनाते रहती है और मैं सारा दिन डिलीवरी ही करता रहता हूं और 4 बजे के बाद बैंक बंद भी हो जाता है। बेटा, तुझे दिन भर इसलिए लग जाते हैं क्योंकि तू पैदल डिलीवरी करता है। ऐसा कर, एक साइकिल खरीद ले, इससे तू समय पर फटाफट डिलीवरी कर पाएगा। साथ में एक रेन कोट भी खरीद लेना। अगले दिन सुशांत एक सेकेंड हैंड साइकिल और एक रेनकोट खरीदता है। सुशांत साइकिल से डिलीवरी करने लगता है, जिससे समय पर सारी डिलीवरी खत्म हो जाती है। बचे हुए समय में सुशांत और सोनाक्षी बैंक जाकर अपना बैंक अकाउंट खुलवाते हैं। साथ ही सोनाक्षी एक स्मार्टफोन भी खरीदती है और खुद की रसोई को जोमेटो और स्विगी पर रजिस्टर करके ऑनलाइन भी खाना बेचना शुरू कर देती है। और कुछ ही दिनों में सोनाक्षी के हालात सुधरने लगते हैं। मम्मी पापा, पहले तो आप मुझे कहीं घुमाने नहीं ले जाते थे, पर अब तो आप लोग मुझे घुमाने ले जाइए। मुझे घूमने के लिए ले जा सकते हो ना? न जाने कितने लोगों को बारिश में मैंने पहाड़ पर चढ़कर सुंदर इंद्रधनुष दिखाया है, पर अपने परिवार को आज तक कभी भी वो सुंदर नजारा नहीं दिखा पाया हूँ। कल हम सभी पहाड़ पर इंद्रधनुष देखने जाएंगे। अगले दिन सोनाक्षी अपने रसोई में सभी के लिए खाना पैक करती है। फिर पूरा परिवार पहाड़ के नीचे पहुंचता है। सुशांत, मनीष और मीनाक्षी को पिट्ठू पर बैठाकर हल्की बारिश में पहाड़ की चोटी पर पहुंचता है, जहां धनंजय भी घूमने आया होता है। मम्मी पापा, वो अंकल जिन्होंने आप लोगों से पैसे लिए थे और मम्मी की रसोई नहीं बनाई, और इससे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। इसने मेरी भाभी के पैसे लूटे हैं। हे भगवान, ये लोग यहाँ कैसे आ गए? सुशांत मनीष और मीनाक्षी को नीचे उतारता है। नीलम, सुशांत और प्रियंका धनंजय की तरफ दौड़ते हैं। थोड़ी दूर दौड़ते ही धनंजय का पैर फिसल जाता है और धनंजय पहाड़ से गिरकर एक टहनी पकड़कर लटक जाता है। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, ये टहनी बहुत पतली है, ये टूटने वाली है, मुझे मरना नहीं है, मुझे बचाओ। हे भगवान, कहीं ये गिर ना जाए। सुशांत, जल्दी अपनी पैंट की बेल्ट निकालो, जल्दी करो, हमें इसे बचाना होगा। सुशांत अपनी पैंट की बेल्ट निकालकर धनंजय की तरफ बढ़ता है। जैसे ही धनंजय बेल्ट पकड़ता है, टहनी टूट जाती है। धनंजय बेल्ट पकड़कर लटक जाता है। पूरा परिवार और आसपास आए टूरिस्ट पूरी ताकत लगाकर धनंजय को पहाड़ से ऊपर खींच लेते हैं। अरे कल मुहे दूसरों के पैसे लेकर भागता है, 420 कहीं के। ये तो मेरी बहू थी जिसने तुझे बचाया। मैं होती तो तुझे लात मारकर नीचे गिरा देती। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आप लोगों के साथ 420 की, पर ये जानते हुए भी कि मैं फ्रॉड हूँ, आप लोगों ने अपनी जान खतरे में डालकर मुझे बचाया। ऐसा क्यों किया आप लोगों ने? हमारे लिए 25,000 रुपए की कीमत बहुत थी, पर उन 25,000 रुपए के लिए हम तुम्हारी जान नहीं ले सकते, क्योंकि तुमने वो 25,000 रुपए कहीं ना कहीं अपने परिवार के लिए ही ठगे होंगे।
तुम्हें अंदाज़ा भी है मेरी भाभी ने वो 25,000 रुपये कैसे जुटाए थे, खुद भूखा रहकर, गर्मी में सहकर और ठंड बर्दाश्त करके, और तू एक झटके में वो पैसे लेकर भाग गया। जी, मैं हाथ जोड़कर आप लोगों से माफी मांगता हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। आपके ही नहीं बल्कि मैं हर उस गरीब के पैसा लौटा दूंगा जिसे मैंने उल्लू बनाकर ठगा है। फिलहाल ये आपके 25,000 रुपए। धनंजय अपनी जेब से 25,000 निकालकर सोनाक्षी के हाथ में रख देता है और वहां से चला जाता है। पूरा परिवार खुशी खुशी पहाड़ की चोटी पर सुहानी बारिश में इंद्रधनुष देखता है और अपने घर लौट आता है। बहू, अब तो तुम्हारे 25,000 रुपए वापस आ गए, साथ में तुम्हारी रसोई भी बन गई है। बिजनेस भी भगवान की कृपा से जम गया है। क्या सोचा है, अब आगे क्या करोगी? भगवान की कृपा से जब सब अच्छा ही हो रहा है तो मैं सोच रही हूँ कि इन पैसों से पहाड़ पर अपनी एक रसोई खोल लेती हूँ जिसे सुशांत चलाएंगे, और अपनी होम डिलीवरी के लिए किसी कॉलेज स्टूडेंट को रख लूँगी। वैसे इन सब काम से पहले मुझे एक बहुत ज़रूरी काम करना है, मैं वो करके आती हूँ। सोनाक्षी 450 रुपए लेकर मेडिकल शॉप वाले ब्रिजेश के पास पहुंचती है। भैया, अगर तुमने उस दिन पैसे ना दिए होते तो शायद आज मेरे सास ससुर इस दुनिया में नहीं होते। इसी तरह गरीबों की मदद करते रहना। तुम्हें पैसे मिले चाहे ना मिले, दुआ जरूर मिलेगी। ये लो आपके पैसे। सोनाक्षी ब्रिजेश को उसके पैसे दे देती है और कुछ ही दिनों में पहाड़ पर अपनी एक छोटी रसोई खोलती है जिसे सुशांत चलाते हैं, और सोनाक्षी अपनी घर की रसोई संभालती है और डिलीवरी के लिए एक कॉलेज स्टूडेंट को रखती है। और ये सब देख शकुंतला मुंह ऐंठ कर अपने घर में चली जाती है। वहीं सोनाक्षी अपने ससुराल में हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करती है।